नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कोणार्क के बारे में बात करूंगी। साथ ही कोणार्क नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा किस तरह से की जाती है उसकी भी रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। इस नाटक को नाटककार ने 3 अंकों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम अंक में मंदिर की स्थापना की रूपरेखा का चित्रण किया है, जिसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इसमें नायक विशु अपने 1200 शिल्पियों के साथ मंदिर को पूरा करने में लगा हुआ है। महाराज नरसिंह देव मुसलमानों को पराजित करने के लिए बंग प्रदेश जाना पड़ा और राज्य का सारा कार्यभार अपने मंत्री चालुक्य को देकर गए, अर्थात सौंप कर चले गए। मंदिर कोणार्क का कार्य कई वर्षों से चल रहा है और कब तक समाप्त होगा इसका भी अनुमान किसी को भी नहीं है। महाशिल्पी विशु अपने तथा सहयोगी शिल्पियों के सहयोग से भगवान सूर्य देव के रथ का कार्य पूर्ण कर दिया है। मंदिर की दीवारों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही है। मूर्तियां इतनी आकर्षक और सजीव प्रतीत होती है कि पात्र श्रीदत्त स्वयं की मूर्ति को देखकर चौंक जाते हैं। मंत्री चालुक्य विशु को चेतावनी देते हुए मंदिर में कलश की स्थापना के लिए एक सप्ताह का समय देते हैं और साथ में यह भी कह देते हैं कि शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। विशु चालुक्य की धमकी से परेशान होकर मन में अनेक प्रकार की अवधारणाएं उत्पन्न होने लगती है। पात्र धर्मपद शिल्पी विशु के समक्ष आश्वासन देते हुए कहता है कि वह निर्धारित समय पर कलश की स्थापना कर देगा, पर बदले में उसे अपना पद एक दिन के लिए दे दिया जाए, जिस दिन मंदिर का अभिषेक महाराज द्वारा निर्धारित किया जाना हो। मंदिर के बनाने में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मंदिर का कार्य पूर्ण होते ही वह ढह जाएगा, क्योंकि मंदिर की मूर्तियों के चारों तरफ चुंबक का बराबर आकर्षण है। जैसे ही चुंबक हट जाएगा, मूर्तियों के साथ साथ मंदिर की शिलाएं और स्तंभ वैसे ही गिर कर तहस नहस हो जाएंगे। दूसरे अंक में मंदिर में कलश स्थापित हो चुका है। मंदिर की स्थापना और अभिषेक के समय महाराज नरसिंह देव सेना को छोड़कर अकेले ही राज्य में आ जाते हैं। मंदिर पूर्ण होने पर महाराज नरसिंह देव महाशिल्पी को सम्मानित करना चाहते हैं। महाशिल्पी विशु महाराज नरसिंह देव को पुरस्कार का सच्चा अधिकारी धर्मपद का नाम बताते हुए कहते हैं। धर्मपद महाराज के समक्ष मंत्री चालुक्य के अत्याचारों और शोषण का विवरण सुनाता है, जिससे महाराज को चालुक्य की महत्वाकांक्षाओं का पता चल जाता है। चालुक्य महाराज और मंदिर को चारों ओर से घेर लेता है। महाराज नरसिंह देव वातावरण को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं कि किस तरह से चालुक्य अपनी महत्वाकांक्षाओं में सफल होना चाहता है और वह शिल्प को सैनिक के रूप में पद पर आसीन कर देते हैं। धर्मपद को दुर्गपति बनाकर समस्या का समाधान रोकने या समस्या को रोकने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। चालुक्य को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। महाराज अवसर पाकर नौकापुरी चले जाते हैं। सुबह चालुक्य को उसके अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। तीसरे अंक में
रात्रि के मध्य में धर्मपद युद्ध के दौरान अनेक प्रकार के घाव शरीर पर लगने के कारण बेहोश हो जाते हैं। धर्मपद के गले से हाथी का दांत का कंकण गिर पड़ता है। विशु ने जब उसे उठाया तो उसे सारी स्मृतियां लौटा आती हैं। यह वही कंकण है जिसे अपनी प्रेयसी जब वह गर्भवती थी तब छोड़कर आ गए थे। विशु धर्मपद को मंत्री चालुक्य से बचाने के लिए सब कुछ करने को सज हो जाता है। बेटा धर्मपद पिता को समझाते हुए कहता है कि कलाकार कोणार्क मंदिर कला और स्वयं विशु की इतने वर्षों की मेहनत असफल नहीं हो सकती। विशु का संवेदनशील मन जाग उठता है और वह गृह में जाकर उस चुंबक को तोड़ना आरंभ कर देता है। चालुक्य यह सब देखकर व्याकुल हो जाता है। शिल्पी सैनिकों को मारकर वह विशु और नरसिंह देव महाराज को भी मारना चाहता है। तभी पत्थर के गिरने की आवाज आती है और कुछ घंटों में ही मंदिर पूरा का पूरा तहस नहस होकर खंडर में परिवर्तित हो जाता है। नाटक की कथा का यहाँ समापन हो जाता है। नाटक का दूसरा तत्व है पात्र चरित्र चित्रण। कोणार्क नाटक में 12 पुरुष पात्र और एक भी स्त्री पात्र नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटक के शुरुआत और अंत में 2 स्त्रियों का वर्णन किया है। नाटक में 12 पुरुषों पात्रों में राजीव, महेंद्र, बर्मन, भास्कर, गजाबर, प्रतिहारी और कुछ सीमा तक राजीव शुरू से अंत पात्र के रूप में वर्णित हुए हैं। यह सब गौण पात्र है। मुख्य पात्र विशु और धर्मपद है। दोनों ही शिल्पकार हैं। इन दोनों पात्रों के चरित्र में प्रायः नाटककार ने समान रूप में ही प्रस्तुत किया है। कुछ भिन्नता भी दिखाई है। विशु जहाँ कायरता का प्रतीक है, वहीं धर्मपद साहस का प्रतिरूप में दिखाया गया है। महाराज नरसिंह देव और राजा राज्य चालुक्य नाटक में विरोधी रूप में दृष्टिगत हुए हैं। नाटक में संघर्ष और तनाव निरंतर बिखरे हुए है बना हुआ रहता है। महाराज नरसिंह देव साहस, शौर्य और वीरता और दयालु के रूप में दिखाए गए हैं, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों के आक्रमण कर उन्हें नष्ट करना चाहते हैं और अपने देश का हित करना चाहते हैं। वहीं चालुक्य महत्वाकांक्षी और दुष्ट प्रवृत्ति का मंत्री है, जो युद्ध के दौरान राज्य और प्रजा और सैनिकों पर अपनी मनमानियां करता रहता हुआ दिखाई देता है। सोम श्रीदत्त मंदिर के नाट्याचार्य हैं, जो कला को समर्पित सरल हृदय लोकापकारी सहायक रूप से भाव को अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति है, जो संकट के समय भी अपना हृदय नहीं खोता है। हर स्थिति परिस्थिति में लड़ने के लिए एवं सामना करने के लिए तैयार रहता है। राजीव नाटक के आरंभ में केवल सूचना देने वाला वह ज्योतिषी है, जो भविष्यवाणी करता है कि मंदिर का कार्य जैसे ही पूर्ण होगा वह आकाश में उड़ जाएगा। नाटक में पात्र चरित्र चित्रण में इतने ही रूप स्वरूप का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। मैं अपनी अगली वीडियो में वातावरण, संवाद शैली, रंगमंचीयता, भाषा शैली और उद्देश्य को चित्रित या प्रस्तुत करूंगी आपके समक्ष। धन्यवाद।